इस तरह का एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको अवश्य पूछता है। जैसा कि यहाँ पर है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। जैसा कि इसमें आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसके विपरीत कल्पना कर लेंगे कि माना कि ठीक है √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लेंगे, यदि संभव हो तो। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां Q ≠ 0 और P तथा Q सहअभाज्य हैं। ठीक है, अब चूंकि ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं स्पेस को 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि पहले इसे इधर बना लेंगे और फिर बाद में उधर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, ठीक है, √5 बराबर P/Q, क्योंकि मैंने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो P/Q परिमेय संख्या होता है जब Q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो और P तथा Q सहअभाज्य हो, अर्थात P तथा Q में, या फिर आप कह सकते हैं अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हल कर लेना है, तो यहीं पर कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा, √5Q बराबर P। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं थोड़ा सा, दोनों ओर वर्ग करने पर, इसलिए अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, √5Q इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, P का होल स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं, देखो √5 का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, लेकिन Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो गया P का स्क्वायर, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि 5Q² बराबर P² का मतलब ये हो गया कि ये जो 5 है ये P² को भी विभाजित करेगा और P को भी विभाजित करेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, अतः या फिर इसलिए, अतः 5 कोमा देना है, P² तथा P को भी विभाजित करेगा। पुनः माना कि, अब फिर से मान लेंगे ये जो P² है ना इधर, तो हम P बराबर मान लेंगे। ठीक है, माना कि P बराबर, और क्या मानेंगे, 5 के। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने माना है कि P बराबर 5 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Q² के गुणांक में 5 है। यदि यहाँ पर Q² के गुणांक में आपको 3 रहेगा तो आप P बराबर, जैसे कि K के स्थान पर आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन K के गुणांक में यहाँ पर मैंने 5 दिया है क्योंकि Q² का गुणांक यहाँ पर 5 है। यदि यहाँ पर रहता 3 तो यहाँ पर हम 3 देंगे, यदि यहाँ पर रहेगा 2 तो यहाँ पर भी हम 2 देंगे। ठीक है, इससे बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने मान लिया है कि P बराबर 5 के। अब P का जो वैल्यू है 5 के, यहाँ पर बगल में आपको थोड़ा सा लिख देना है इस तरह से ब्रैकेट देके, जहां, ठीक है, K बराबर पूर्णांक। ठीक है, अब P का जो वैल्यू 5 के है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, 5Q²। ठीक है, और बराबर है P², और फिर से लिखेंगे 5Q² और बराबर देंगे। ठीक है, अब P का वैल्यू कितना रखना है, 5 के, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से और देंगे तो 5Q² बराबर क्या हो जाएगा, 25K²। अब इस 5 से इस 25 को हम काट सकते हैं 5 बार में। ठीक है, तो 25 25। ठीक है,
और हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5k², और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि क्यू² बराबर 5k² है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 5 है, ठीक है, k² के साथ गुना में है, तो जब ये बराबर किस तरफ आएगा तो क्यू² के साथ भाग में आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो 5 है ये क्यू² को विभाजित करेगा। जब क्यू² को विभाजित करेगा अर्थात क्यू को भी विभाजित करेगा। तो इसी चीज़ को आपको फिर से लिख लेना है अतः, ठीक है, इस तरह से अतः 5 कोमा देंगे क्यू² तथा क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहां पर एक चीज आप समझो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 से क्या पता चला कि 5 p² और p को भी विभाजित करेगा, और समीकरण 2 से क्या पता चला कि 5 क्यू² और q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि p और q में अर्थात अंश और हर में 1 के अतिरिक्त ये 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे तथ्य का विरोधाभास होता है। हमने जो कल्पना किया था कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन इसमें तथ्य क्या था कि p तथा q सअभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसे आगे हल किया, ठीक है, उल्टा मानकर, तो क्या पता चलता है कि 1 के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आ रहा है। इससे तथ्य क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर तथ्य था p और q सअभाज्य है, लेकिन जब 1 के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब p और q सअभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को आपको अच्छे तरीके से अब लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इधर स्पेस काफी है तो इधर लिख देंगे, ठीक है। प्रूव्ड। देखो ये प्रश्न सिद्ध हो चुका है, और यहाँ पर जो इतना लिखा गया है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझ लेना है, रटने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि 1 के अतिरिक्त 5 भी p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वो तो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, यहाँ पर भी है 5 p² तथा p को भी विभाजित करेगा, और फिर आया कि 5 q² तथा q को भी विभाजित करेगा। तो स्पष्ट है कि 1 के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आ गया। किंतु इससे क्या हुआ, किंतु इससे तथ्य का विरोधाभास होता है कि p तथा q सहभाज्य है। इससे तथ्य का विरोधाभास हुआ, कौन सा तथ्य, कि p तथा q सहभाज्य है। वही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किंतु इससे तथ्य का विरोधाभास होता है कि p तथा q सहभाज्य है। तो यहाँ तक रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लिख सकते हैं अपने भाषा में। इससे आगे क्या है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत, ठीक है, कल्पना कर ली थी कि √5 एक परमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने किस तरह से माना है, यदि संभव हो, 100% नहीं मान लिया कि माना कि, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है। और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब सिद्ध करना है अपरमेय संख्या तो इसके विपरीत कल्पना करेंगे कि माना कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये कल्पना क्या था, गलत था, जो कि इसमें सिद्ध हो चुका है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरमेय संख्या है। आई एम 100% श्योर कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और यदि बोर्ड परीक्षा में इस तरह का कोई भी प्रश्न √2, √3, √5, √7 कोई भी आएगा तो आप आसानी से उसे हल कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।